हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जो बच्चों यहाँ से हमारा टॉपिक होने वाला है वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इस टॉपिक का यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जब बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर में फॉर्मूले का निगमन करेंगे तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट बच्चों वहां पर बहुत काम के होने वाले हैं। तो बच्चों आपको ये आज का वीडियो लेक्चर अच्छी तरीके से देख लेना है और इसके सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लेना है। तो बच्चों चलिए आज का यहाँ पर हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं आज का अपना टॉपिक। तो बच्चों यहाँ से हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थित पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे आज की हेडिंग। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं बेसिक कंसेप्ट तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि भैया हमारा निरक्षीय स्थिति क्या होता है और इसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर अक्ष के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो कि भैया एक हमारा अक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा अक्ष होता है उसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। तो बच्चों यही दोनों अक्ष हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बनाते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर अक्ष होता है इसे हम बोलेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं एक्स डैश, और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं इस अक्ष को एक्स अक्ष से यहाँ पर निरूपित करते हैं। इसको बच्चों हम बोलते हैं अक्षीय स्थित, या बच्चों आप यहाँ पर बोल सकते हो इसको अक्षीय अक्ष। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे इसको हम कहेंगे अक्षीय अक्ष, और इस अक्ष को बच्चों हम दूसरे नाम से कहते हैं अनुदैर्ध्य अक्ष। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे अनुदैर्ध्य अक्ष। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा y और y डैश अक्ष होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं निरक्षीय अक्ष कहते हैं, और इसको बच्चों हम दूसरे नाम से जानते हैं लंबवत अक्ष के नाम से। तो बच्चों यहाँ पर हम उस अक्ष को ब्लू मार्कर से यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा अक्ष होता है यहाँ पर निरक्षीय अक्ष, जिसको बच्चों यहाँ पे हम निरूपित करते हैं y और y डैश अक्ष से। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर जानकारी होती है कि भैया जो हमारा यहाँ पर y और y डैश अक्ष होता है इसको बच्चों हम क्या कहते हैं निरक्षीय अक्ष कहते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे निरक्षीय अक्ष, जिसको बच्चों हम दूसरे नाम से जानते हैं लंबवत अक्ष। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे लंबवत अक्ष। और ये बच्चों आपको यहाँ पर जानकारी होगी लंबवत जो हमारा अक्ष होता है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं y और y डैश अक्ष कहते हैं, और जो बच्चों यहाँ से हमारा अक्षीय स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर x डैश और x अक्ष कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखा है इसको अक्षीय अक्ष कहते हैं, या बच्चों आप इसको जानते हैं अनुदैर्ध्य अक्ष के नाम से। और जो बच्चों यहाँ से हमारा y और y डैश अक्ष होता है इसको हम क्या कहते हैं निरक्षीय अक्ष कहते हैं, या बच्चों आप इसको लंबवत अक्ष के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर अक्ष के बारे में बेसिक जानकारी होती है। अब बच्चों आप साथ साथ ये भी जानते हैं कि जहाँ पर हमारे दोनों अक्ष x अक्ष और y अक्ष आपस में क्या करते हैं प्रच्छेद करते हैं, उस बिंदु को बच्चों हम क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं O से निरूपित करते हैं। अब बच्चों इसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर जानते हो कि भैया अगर हम क्या करते हैं मूल बिंदु से x की तरफ चलते हैं तो इधर की तरफ जो भी हमारे पॉइंट होते हैं सब कैसे होते हैं धनात्मक होते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं मूल बिंदु से x डैश की तरफ चलते हैं तो इधर की तरफ जो भी हमारे बिंदु होते हैं कैसे होते हैं माइनस के होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर मूल बिंदु होता है इससे जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं मीन्स वाई एच की तरफ चलेंगे तो सारे बिंदु कैसे होंगे धनात्मक होंगे। और अगर बच्चों यहीं पर हम बात करते हैं कि जब हम मूल बिंदु से वाई डैश की तरफ चलते हैं मीन्स नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जो हमारे नीचे की तरफ सारे बिंदु होते हैं कैसे होते हैं ऋणात्मक होते हैं। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी होती है अच्छों के बारे में। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भैया जो यहाँ पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा वो बच्चों हमारा कहाँ पर रखा गया होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो हमारी हेडिंग लिखी है वहाँ पर बच्चों बताया गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे
एक यहाँ पर बच्चों हम बिंदु मानेंगे और इस बिंदु पर बच्चों जो हमारा आवेश होगा कैसे होगा, माइनस का क्यू आवेश होगा। तो यहाँ पर बच्चों मान लेंगे यहाँ पर हमारा माइनस का क्यू आवेश रखा गया है। और इसी प्रकार से बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा एक दूसरा बिंदु होगा, जिस बिंदु को बच्चों हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बी बिंदु कहेंगे। और यहाँ पर जो हमारा आवेश रखा जाएगा बच्चों हमारा कैसे होगा, प्लस का क्यू आवेश होगा। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी होती है कि अगर इधर की तरफ हमारे जो बिंदु होते हैं माइनस के होते हैं, तो इधर की तरफ जो भी हमारे आवेश होंगे बच्चों कैसे होंगे, माइनस के क्यू आवेश होंगे। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा इधर की तरफ यहाँ पर आवेश होगा कैसे होगा, प्लस का होगा। क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि इधर की तरफ जो भी हमारे बिंदु होते हैं कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसीलिए इधर की तरफ बच्चों जो हम यहाँ पर आवेश लेंगे कैसे लेंगे, यहाँ पर धनात्मक आवेश लेंगे। अब बच्चों यही आवेश आप यहाँ पर प्लस वाला अगर यहाँ पर निकालना चाहते हैं बच्चों, ये वाला आवेश हमारा यहाँ पर हो जाएगा और ये वाला आवेश बच्चों हमारे कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तब बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे, इधर की तरफ कोई एक पी पॉइंट मानेंगे जहाँ पर आप क्या करेंगे, बाध्यकारी क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, निरक्षीय अक्ष हो जाएगा और ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, अच्छी अक्ष हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अक्ष भी आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों आप जानते हो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से घुमा देंगे तो भैया निरक्षीय हमारे क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा और अच्छे बच्चों हमारे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों आप जब फिगर देखेंगे तो फिगर यहाँ पर अलग अलग तरीके से हर जगह पर आपको दिखाई पड़ेंगे, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जहाँ पर हमारे जो अक्ष होते हैं एक्स और यहाँ पर जो हमारा अक्ष होता है वाई, ये दोनों बच्चों जिस बिंदु पर प्रक्षेद कर रहे हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, या बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। अब बच्चों आप जानते हो कि दोनों जो हमारे अक्ष होते हैं ये 90 अंश पर इस तरीके से यहाँ पे प्रक्षेद करते हैं। तो इनके बीच में जब भी यहाँ पर कोण बनता है तो बच्चों हमारा कितना होता है, 90 अंश का इस तरीके से यहाँ पे निरूपित किया जाता है। ये बच्चों आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। अब बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा यहाँ पर मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से जो बच्चों हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी होती है, इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल एल से यहाँ पर निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है, यहाँ से यहाँ तक के आवेश की जो हमारी दूरी होगी बच्चों उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल एल से यहाँ पर इस तरीके से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा पूरा सिस्टम बनेगा, जो बच्चों यहाँ पे हमारा रखा गया है बिंदु ए पर माइनस का क्यू आवेश, और जो बच्चों यहाँ से हमारा रखा गया बिंदु बी पर हमारा प्लस का क्यू आवेश, ये बच्चों हमारा पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्योंकि बच्चों आप जानते हो हमारा वैद्युत द्विध्रुव वही होता है जिस पर क्या हो बच्चों, एक आवेश हमारा प्लस का हो, दूसरा आवेश कैसा हो, माइनस का हो, और उन दोनों आवेशों के बीच की बच्चों जो हमारी दूरी होती है कितनी होती है, 2l होती है। तो उस पूरे सिस्टम को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बच्चों आप जानते हो अगर हम क्या करेंगे, एल और एल को जोड़ेंगे तो जो बच्चों हमारा यहाँ पे माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पे जो बच्चों हमारे क्या है प्लस का क्यू आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी बच्चों हमारी कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। तो इस पूरे सिस्टम को बच्चों हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव कह देंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ आएंगी। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और ज्ञान देना चाहता हूँ कि भैया अगर यहाँ पर हमारा जो आवेश है वो माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर जो बच्चों हमारा कैसा है प्लस का क्यू आवेश है, ये दोनों आवेश बच्चों हमारे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, तो वो बच्चों मैं आपको यहाँ पर नीचे समझाना चाह रहा हूँ कि भैया अगर यहाँ पर हमारा क्या है माइनस का क्यू आवेश है, तो बच्चों इसका जो हमारा परिमाण होता है बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 5 कूलम का होगा। क्योंकि बच्चों आप जानते हो जो हमारा आवेश होता है वो क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। तो बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो बच्चों हमने मान लिया कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश है बच्चों कितना है, 5 कूलम का है। तो इसको बच्चों हम सी से निरूपित करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर कहेंगे जो हमारे यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश है ये भी बच्चों हमारे कितना होता है, 5 कूलम का होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों का क्या है, परिमाण बराबर है। तो बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पे जो बच्चों हमारा प्लस का क्यू आवेश, ये क्यू आवेश है, ये दोनों आपस में बच्चों कैसे हैं, परिमाण में बराबर हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमारा माइनस होता है और ये जो प्लस होता है ये क्या करता है, इन आवेशों की प्रकृति को निरूपित करता है। जिससे बच्चों हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पहचान करते हैं कि भैया जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होगा इनकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों हमारी क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। और बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है इनकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों हमारी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। तो बच्चों इस चीज को यहाँ पर हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखने वाले हैं सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1 बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा कि जो हमारा यहाँ से माइनस का क्यू आवेश है इनकी वजह से जो बच्चों हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। जिसको बच्चों हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे निरूपित करने वाले हैं। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चों हम क्या करेंगे इस तरीके से एरो बना करके यहाँ पे निरूपित करने वाले हैं। और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर ई से दिखाने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमारा आवेश कौन सा है तो आपको पता है यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होगा, माइनस का आवेश है। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस ई क्यू से इस तरीके से निरूपित करेंगे। या बच्चों आप इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर E1 से निरूपित कर सकते हैं। जनरली आप किताबों में देखते हैं बच्चों उसको E1 से दिखाते हैं, यहाँ पर E माइनस क्यू से निरूपित नहीं करते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है इनकी जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की तरफ होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम जस्ट इसी के यहाँ पे साइड बनाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे इस तरीके से यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश बना लेंगे। अब बच्चों आप जानते हो प्लस आवेश कारण जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों किधर की ओर होती है, बाहर की तरफ होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखाएंगे प्लस आवेश कारण जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की तरफ बनेगी। तो बच्चों हम यहाँ पे दिखाएंगे इस तरीके से, ये बच्चों हमारी हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो बच्चों ये इसके चारों तरफ इस तरीके से बन जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा तीर का निशान बनेगा वो बच्चों हमारा क्या होगा, बाहर की तरफ इस तरीके से यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्लस क्यू आवेश कारण बाह्य की तीव्रता को यहाँ पर निरूपित करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम किस तरीके से दिखाएंगे कि जो हमारी बाह्य की तीव्रता है बाहर की तरफ है, तो तीव्रता को हम किस तरीके से निरूपित करेंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पे दिखाना है, जैसे हमने माइनस वाले को यहाँ पर दिखाया है इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस वाले को दिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ई प्लस यहाँ पर बच्चों हमारा क्या जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब बच्चों ये जो हमारा बाह्य की तीव्रता ये आपको बता रहा है कि प्लस आवेश कारण हमारी बाह्य की तीव्रता क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। या बच्चों आप जनरली किताबों में देखते हैं कि इस बाह्य की तीव्रता को बच्चों क्या करते हैं, E2 से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों चाहे आप यहाँ पर इसको E1 से दिखाइए और चाहे बच्चों आप इसको यहाँ पर E2 से दिखाइए। E1 का मतलब बच्चों क्या होता है कि हमारा यहाँ पर माइनस क्यू आवेश कारण जो बाह्य की तीव्रता वो क्या है, अंदर की तरफ है। और जो बच्चों यहाँ पे हमारा E2 लिखा गया इसका मतलब हो गया कि भैया जो हमारा यहाँ पर प्लस का आवेश है इसके जो हमारी बाह्य की तीव्रता है बच्चों हमारी क्या है, बाहर की तरफ है। तो बच्चों आप यहाँ पर चाहे E2 से दिखाइए चाहे आप बच्चों यहाँ पर क्या करिए E प्लस क्यू से दिखाइए, दोनों बातें यहाँ पर सेम होती हैं। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हम इस आवेश कारण पर बाह्य की तीव्रता को दिखाना चाहते हैं बच्चों, चाहे उसको हम यहाँ पर माइनस EQ से दिखाएं चाहे बच्चों से हम यहाँ पर E1 से दिखाएं, दोनों बातें यहाँ पर आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो बच्चों ये चीजें आपको समझना है, क्योंकि बात ये जो हमारी बातें हैं बच्चों यहाँ पर ये किताबों में जनरली आप देखते हैं कि बाह्य की तीव्रता जो हमारी प्लस की होती है उसको हम क्या करते हैं, E2 से दिखाते हैं। और जो बच्चों यहाँ पे हमारे क्या होता है माइनस आवेश कारण बाह्य की तीव्रता होती है वो किताबों में जनरली क्या होती है, E1 से दिखाई जाती है। तो बच्चों ये चीजें आपको यहाँ पर समझना है। अब बच्चों जब हम इसका यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पर बच्चों आपको मैं E1 और यहाँ पर क्या करेंगे E2 का प्रयोग करने वाले हैं। इसी वजह से बच्चों यहाँ पे हमने आपको समझा दिया कि भैया अगर हमारा माइनस का क्यू आवेश होगा तो उसकी बाह्य क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों हम क्या करेंगे, E1 से निरूपित करेंगे। और अगर बच्चों यहाँ पे हमारे क्या होगा, प्लस का क्यू आवेश होगा तो इसकी बाह्य क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों क्या करेंगे, E2 से निरूपित करेंगे। तो बच्चों ये सारी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब बच्चों यहाँ तक पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों यहाँ पे हम फिगर के बारे में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से बच्चों हम P पॉइंट पर यहाँ पर बाह्य की तीव्रता ज्ञात करेंगे और बच्चों हम किस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ P पॉइंट पर बाह्य की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए या आप सभी लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको यहाँ पर कोई समस्या है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर अपने सेकंड पॉइंट की यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो बच्चों यहाँ से हमारा बाह्य क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले हैं अपना सेकंड पॉइंट। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा पॉइंट नंबर सेकंड। अब बच्चों आप अगर यहाँ पर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो बच्चों आप गलतियाँ कहाँ पर करते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लेना है। क्योंकि बच्चों जब हम यहाँ पर निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारा दो आवेश होता है, एक आवेश बच्चों हमारा कैसे होता है माइनस का क्यू, दूसरा आवेश बच्चों हमारा क्या होता है प्लस का क्यू आवेश होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि जब हम आवेश लेंगे तो वहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका परिमाण लेना है। ये जो बच्चों हमारे क्या होता है माइनस का चिन्ह होता है और ये जो बच्चों हमारा होता है यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, इस चिन्ह को यहाँ पर हटा देना है। क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा आवेश होता है माइनस का क्यू और जो बच्चों यहाँ से हमारे क्या होता है प्लस का क्यू आवेश होता है, ये बच्चों हमारे क्या होता है एक अदिश राशि होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा माइनस और प्लस होता है ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रकृति को निरूपित करता है। तो बच्चों आप यहाँ पर जानते हो कि अगर हमारा माइनस का क्यू आवेश होगा तो इनके जो बच्चों हमारी विद्युत की तीव्रता होती है वो क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होगा तो इनकी वजह जो बच्चों हमारे यहाँ पे बाह्य की तीव्रता होती है क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तो बच्चों ये चीजें आपको समझना है। जब हम बाह्य क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो बच्चों ये जो हमारे यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और ये जो बच्चों हमारे यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह है, इस चिन्ह को यहाँ पर हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है उस आवेश का हम परिमाण लेकर के चलते हैं। अब बच्चों अगर हम जनरल रूप में यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का क्यू होता है, यहाँ पर जो बच्चों हमारा आवेश होता है कैसे होता है प्लस का क्यू होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा माइनस का चिन्ह है ये जो हमारा प्लस का चिन्ह है इस चिन्ह को यहाँ पर हटा देंगे। सिर्फ और सिर्फ बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर क्यू और ये जो बच्चों यहाँ पर हमारा होता है क्यू, इस क्यू आवेश को यहाँ पर हम लेकर के चलने वाले होते हैं। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जब हम बाह्य द्विध्रुव की बात करते हैं तो बाह्य द्विध्रुव में बच्चों जो हमारे दोनों आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन वो बच्चों हमारे क्या होते हैं प्रकृति में विपरीत होते हैं। तो बच्चों ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि भैया जो हमारा एक आवेश होता है कैसे होता है माइनस का क्यू आवेश होता है, और जब बच्चों यहाँ से हमारा होता है दूसरा आवेश कैसे होता है यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश होता है। तो जब बच्चों हम क्या करेंगे बाह्य क्षेत्र की यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे तो इसके लिए बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश कारण बाह्य क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला। तो बच्चों जब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा साइन होता है माइनस और ये बच्चों हमारा जो प्लस का साइन होता है इस दोनों साइन को यहाँ पर हटा देना है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा आवेश दिया गया है क्यू, ये आवेश और जो बच्चों यहाँ पर हमारा आवेश दिएगा ये आवेश, इन्हीं दोनों आवेश को यहाँ पर लेकर के चलना होता है। यहाँ पर बच्चों आप प्लस माइनस यहाँ पर नहीं दिखाते हैं क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा आवेश है वो हमारा क्या है एक अदिश राशि है। तो बच्चों इसका सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं परिमाण लेकर के चलते हैं। तो ये चीजें बच्चों आपको ध्यान रखना है जब हम बाह्य क्षेत्र की
तीव्रता की बात करेंगे तो वहाँ पर बच्चों हम ये माइनस और ये प्लस यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। ये प्लस माइनस बच्चों आपको क्या दिखाता है, ये बताता है कि जो हमारा आवेश है वो प्रकृति में किस प्रकार का आवेश है। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट होता है। इस पॉइंट को बच्चों आप यहाँ पे नोट पॉइंट डाल करके हर चीज को लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने फिगर के बारे में। जो बच्चों है हमारा फिगर होना निरक्षीय अक्ष पर हम किस तरीके से बाध्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम मेन यहाँ पर आएंगे अपने फिगर पर, और फिगर बच्चों हम बात करेंगे कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर जो बच्चों हमारा क्या है प्लस का क्यू आवेश है, इन्हें दोनों आवेशों के कारण बाध्य क्षेत्र की तीव्रता हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर अपने थर्ड पॉइंट को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं, जो बच्चों यहाँ से हमारा फिगर को लेकर के होने वाला है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि निरक्षीय स्थिति पर बच्चों हम किस तरीके से यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश कारण हम बाध्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों आपको समझना है कि जो हमारे यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश होता है और जो बच्चे यहाँ पे हमारे क्या होता है प्लस का क्यू आवेश होता है, इन्हें दोनों आवेशों के कारण बच्चों जो हमारे बाध्य क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, माइनस आवेश कारण यहाँ पर अंदर की तरफ होती है और प्लस आवेश कारण बच्चों हमारी क्या होती है बाहर की तरफ होती है। और ये जो बच्चों हमारे यहाँ पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है, आवेश के चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पर बन जाती है। इसी तरीके से बच्चों हमारे क्या होता है प्लस आवेश कारण यहाँ पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता इसकी चारों तरफ बन जाती है। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर समझना है कि अगर यहाँ पर हमारा क्या है माइनस का क्यू आवेश है, तो इस क्यू आवेश कारण बच्चों अगर हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे तो उस पॉइंट पर हम किस तरीके से बाध्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों वो पॉइंट अगर आप ऊपर मानेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो प्लस का आएगा। बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा मूल बिंदु होता है इससे ऊपर जो भी हमारे पॉइंट होते हैं सब कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा बाध्य क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। अगर बच्चों ये जो हम पॉइंट यहाँ पर मान रहे हैं उसी पॉइंट को अगर हम नीचे की तरफ मानेंगे मीन्स वाई अक्ष की तरफ मानेंगे डैश वाले की तरफ, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्योंकि बच्चों आप जानते हो नीचे की तरफ जो भी हमारे बिंदु होते हैं सब कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इसीलिए बच्चों जब हम किसी फॉर्मूले का निगमन करते हैं तो उसे हमेशा हम क्या करते हैं प्लस मान के चलते हैं। तो जो बच्चों हम यहाँ पर पॉइंट मानेंगे तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा बच्चों हमारा क्या होगा, पी पॉइंट होगा। और इस पी पॉइंट पर बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर बच्चों जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है, इन्हें दोनों आवेशों का बच्चों हम क्या करेंगे पी पॉइंट पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होगा इस आवेश कारण बच्चों पी पॉइंट पर जो हमारी बाध्य क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। तो बच्चों उसको हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे। तो बच्चों इस बाध्य क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर हम रेड मार्कर से इस तरीके से दिखाने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम दिखा दिया कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है इसके वजह से बच्चों हमारी बाध्य क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि माइनस आवेश कारण जो हमारा बाध्य क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम दिशा दिखाएंगे कि जो हमारी बाध्य क्षेत्र की तीव्रता है माइनस क्यू आवेश कारण बच्चों हमारी क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, जिसको बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर E1 से निरूपित करेंगे। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैंने आप सभी लोग को यहाँ पर इसके बेसिक कंसेप्ट बताया था नंबर 1 में कि भैया जब हम यहाँ पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो बच्चों आप उस तीव्रता को यहाँ पर E माइनस क्यू से या बच्चों आप क्या करते हो किताबों में जनरली E1 से प्रदर्शित किया हुआ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से हम बच्चों यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है, इस आवेश कारण बच्चों हमारा पी पॉइंट पर जो बाध्य क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों हमारी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। और इस तीव्रता को बच्चों हम क्या करेंगे या तो E प्लस क्यू या बच्चों हम क्या करेंगे E2 से यहाँ पे निरूपित करेंगे। तो बच्चों इसको हमने क्या दिखाया E1 से दिखाया गया, तो प्लस वाले को हम क्या करेंगे E2 से यहाँ पे निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं प्लस आवेश कारण पी पॉइंट पर यहाँ पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता बनाने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा तीव्रता होगा ये बच्चों कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ यहाँ पर बनने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरीके से इसको बना देंगे। अब बच्चों ये जो हमारी बाध्य क्षेत्र की तीव्रता है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर E2 से निरूपित करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है इनकी वजह से जो बच्चों हमारा बाध्य क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम क्या करेंगे E1 से निरूपित करेंगे। और जो बच्चों यहाँ पे हमें क्या होता है प्लस क्यू आवेश होता है इनकी वजह से बच्चों हमारा बाध्य क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, जिसको बच्चों हम क्या करेंगे E2 से इस तरीके से निरूपित करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है जो इसका मेन कंसेप्ट होने वाला है। अब बच्चों यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझना है कि इसका हम घटक किस तरीके से करेंगे। अब बच्चों घटक करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा भैया यहाँ पर एक आपको थीटा का मान पता होना चाहिए। अब बच्चों थीटा का मान आप कैसे जानेंगे, अब बच्चों यहाँ पर जान रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश है अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो बच्चों हमारा क्या होगा अच्छी स्थिति कहलाएगा। और अगर बच्चों ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर लंबवत स्थिति कहलाएगा, या बच्चों आप यहाँ पे बोलेंगे निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। लेकिन बच्चों ये जो हमारा बाध्य क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारा कहाँ पर है, ये इस तरीके से किसी एक थीटा कोण पर रखा गया है। मतलब जो बच्चों हमारी यहाँ पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से यहाँ पे जा रही है बच्चों क्या होगी इसके साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। इस कोण को बच्चों हम क्या मान लेंगे यहाँ पर थीटा कोण मान लेंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता नहीं है थीटा का मान कितना होगा। आप यहाँ पे जनरली मान सकते हैं 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो बच्चों इस कोण को हम क्या करेंगे जनरल रूप में यहाँ पर थीटा एंगल मान लेंगे कि बच्चों जो हमारी यहाँ पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से पी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं वो बच्चों हमारी क्या है थीटा एंगल पर झुकी हुई है। अब जब बच्चों हमारा क्या होगा थीटा एंगल पर झुका रहेगा तो हम क्या करेंगे जो हमारा बाध्य क्षेत्र की तीव्रता है E1 और यहाँ पर जो बच्चों हमारी बाध्य क्षेत्र की तीव्रता है E2 इन दोनों का आपस में क्या करेंगे घटक करेंगे। घटक करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अगर वो हमारी क्या है तिरछी है मीन्स अगर थीटा एंगल पर इस तरीके से झुकी हुई है तो हमेशा उस चीज का यहाँ पर घटक होता है। ये बच्चों आप सभी लोगों ने कंसेप्ट क्लास 11 में सीख
रखा होगा कि भैया हम घटक किस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका घटक समझने के लिए और E2 जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका घटक समझने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट बताने वाले भैया इन दोनों का हम घटक किस तरीके से करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद बच्चों आपको बताएंगे कि E1 जो हमारी बाह्य क्षेत्र की तीव्रता है और जो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है E2 बाह्य क्षेत्र की तीव्रता है, इन दोनों का आपस में हम घटक किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, फटाफट से इसको इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट जो बच्चों हमारा थर्ड वाला है। और थर्ड वाला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने बच्चों आपको यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट 1 बताया, उसके बाद 2 बताया। अब बच्चों हमारा तीसरा और लास्ट कंसेप्ट होने वाला है। इसके बाद बच्चों हम इसके अगले वीडियो लेक्चर में इसके डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर हम डालते हैं अपना तीसरा कंसेप्ट। यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे नंबर 3। अब बच्चों E1 जो हमारा बाह्य क्षेत्र की तीव्रता है इसका घटक करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। पहला बच्चों यहाँ से जो हमारा समकोण त्रिभुज है वो POA है और दूसरा बच्चों यहाँ पे जो हमारा समकोण त्रिभुज है वो POB है। अगर बच्चों ये कोण हमारा कितना है, थीटा है, तो ये वाला भी यहाँ पर जो हमारा कोण होता है कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पर जानते हैं अगर हम क्या करेंगे, त्रिभुज POA और यहाँ पर क्या करेंगे त्रिभुज POB को आपस में अगर हम सर्वांग समसिद्ध कर देंगे तो बच्चों ये वाली जो हमारी भुजा होगी यहाँ से AP की भुजा और दूसरी बच्चों जो हमारी भुजा होगी यहाँ से PB, ये दोनों भुजाएं बच्चों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और जब बराबर होंगी तो उसको बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से चिन्ह से यहाँ पर निरूपित करते हैं कि जो बच्चों यहाँ पर हमारी भुजा है AP और जो बच्चों यहाँ से हमारी भुजा है BP, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर बच्चों किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसकी जो बच्चों हमारे संगत कोण होते हैं वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मीन्स बच्चों जो हमारे यहाँ पर कोण A है और यहाँ पर जो बच्चों हमारा कोण B है, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बच्चों आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी होती है और इस त्रिभुज का बच्चों यहाँ पे नाम हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों आपको ये सारा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर समझ लेना है। अब बच्चों यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि इसका हम घटक किस तरीके से करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की जो हमारी तीव्रता E1 है। तो बच्चों इसका घटक समझने के लिए यहाँ पर हम दो समकोण त्रिभुज में से कोई एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर लेने वाले हैं। तो पहला बच्चों है जो हमारा समकोण त्रिभुज होगा इसको हम मानते हैं हमारे क्या हो गया, त्रिभुज नंबर 1 हो गया और ये बच्चों हमारे क्या हो गया, त्रिभुज नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पर हम E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, त्रिभुज POA यहाँ पर लेने वाले हैं। इस त्रिभुज को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाहर निकाल के बनाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बनाते हैं अपना त्रिभुज। तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा त्रिभुज POA। अब यहाँ पर बच्चों हम नाम लिखेंगे, ये हमारा हो गया P और यहाँ पर हो जाएगा O और यहाँ पर बच्चों हमारा बिंदु हो जाएगा A। अब बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर जो हमारा कोण बना हुआ है ये कितने अंश का है, 90 अंश का है। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा कोण दिया गया है कितना है, थीटा कोण है। अब बच्चों आपको समझना है हम किसका घटक कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों आपको पता है कि घटक हम E1 विद्युत क्षेत्र का कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे जो हमारा बाह्य क्षेत्र दिया गया है E1। तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता होगी वो P से लेकर के A तक की, मतलब टोटल बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, बाह्य क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारे घटक उत्पन्न होते हैं बच्चों, दो घटक होते हैं। एक बच्चों हमारा जो घटक होता है वो cos थीटा होता है और दूसरा जो बच्चों हमारा घटक होता है वो क्या होता है, sin थीटा होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर हम E1 ना मान के बच्चों इसको हम क्या मान लेंगे, H मान लेंगे। अभी यहाँ पर हम आपको E1 वाला कंसेप्ट समझाने वाले हैं, भाई यहाँ पर हम E1 किस तरीके से निकालने वाले हैं और इसका घटक हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि अगर मैथमेटिक्स आप समझ जाएंगे तो आपको हर एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ आ जाएगा। तो बच्चों एक बार हम कैमरे को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्टोरेज है वो फुल हो चुका है कि नहीं हो चुका है। क्योंकि बच्चों जब स्टोरेज फुल हो जाता है तो ये जो वीडियो होती है यहाँ पर बीच में स्टॉप हो जाती है, तो वो आपको समस्या ना हो। तो चलिए बच्चों यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भैया हम यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज है POA, इस त्रिभुज का बच्चों यहाँ पर हम घटक किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इसका घटक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बच्चों हमें थोड़ा सा नॉर्मल टेक्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। जो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा साइन थीटा होता है इसका बच्चों यहाँ पर हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है L/K। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे साइन थीटा, इसका जो बच्चों हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ये बच्चों यहाँ पर L/K होता है। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा cos थीटा होता है इसका बच्चों जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो यहाँ पर A/K होता है। तो बच्चों आप जानते हो साइन थीटा का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसे बच्चों हम कहते हैं लंब बटे कर्ण। और जो बच्चों यहाँ से हमारा cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसे बच्चों हम कहते हैं आधार बटे कर्ण। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है
कि ये जो हमारा यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने बच्चों जो हमारी यहाँ पर भुजा है पी ओ, इस भुजा को बच्चों क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इधर की ओर जो हमारी भुजा है, इस भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और बच्चों आपको ध्यान रखना है जो ये हमारा 90 अंश का कोण बना है, इस 90 अंश के कोण के सामने जो हमारी ये भुजा है ए पी, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जिस पर बच्चों हमारा त्रिभुज बना हुआ है, जिस पर रखा गया है त्रिभुज, इसे बच्चों हम क्या कहेंगे, ए वाली भुजा को यहाँ पर आधार कहते हैं, जिसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए से इस तरीके से निरूपित करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम जो घटक निकालने वाले हैं, एक घटक बच्चों हमारा यहाँ पर आएगा एओ की तरफ और दूसरा घटक बच्चों हमारा आएगा यहाँ पर पीओ की तरफ। तो बच्चों हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि इधर की तरफ कौन सा घटक आएगा और हमारा इधर की तरफ कौन सा घटक आएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इधर की तरफ का घटक निकालने के लिए एओ भुजा की तरफ घटक जो हम ज्ञात करेंगे, उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा का यहाँ पर यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे हमारा अनुपात क्या है, ए बाई के है। ए का मतलब बच्चों हो जाएगा आधार और यहाँ पे के का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं आधार हमारा यहाँ से हो जाएगा ए ओ, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए ओ बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या है, कर्ण। तो आपको पता है 90 के सामने जो हमारी भुजा है ए पी, ये बच्चों हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए पी। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, ए ओ यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पी का मान रख देंगे। तो बच्चों यहाँ से मिलेगा cos थीटा बराबर ए ओ। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पर कर्ण है, मीन्स जो हमारा ए पी हो बच्चों हमारा कितना है, एच है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच रख देंगे। तो इसको यहाँ पर आपस में गुणा कर देंगे। तो बच्चों ए ओ जो हमारी यहाँ पर भुजा है, इधर की तरफ हमारा कौन सा घटक आएगा, तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा एच cos थीटा। तो बच्चों ये हमें मिलेगा यहाँ पर आधार के सापेक्ष में जो हमारा घटक आता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं, ए ओ। यहाँ से हमारा जाएगा एच cos थीटा। बच्चों एच हमारा क्या होता है, यहाँ पर गुणा में होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा पी ओ है, इधर की तरफ बच्चों हमारा लंब की तरफ कौन सा घटक आता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू, बच्चों यहाँ से हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो बच्चों आपको पता है जो हमारा यहाँ से पी ओ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब की जगह बच्चों हम लिखेंगे पी ओ और यहाँ पर बच्चों जो हमारा कर्ण है वो हमारा हो जाएगा ए पी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए पी। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपस में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर, तो पी ओ, बच्चों पी ओ का मान आपको नहीं पता है, इसी को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि भैया हमारा इधर की तरफ पी ओ की तरफ कौन सा घटक आएगा। तो पी ओ की जगह बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी ओ रख देंगे। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा ए पी है, ये आपको पता है हमारा कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, एच रख देंगे और इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे आगे, आपको बच्चों यहाँ पे मिलेगा पी ओ की तरफ हमारा जो घटक आता है बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा एच साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे एच इंटू यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम क्या करते हैं, जो हमारा थीटा के सापेक्ष होता है बच्चों, इधर की तरफ जो हमारा घटक आएगा ए ओ की तरफ बच्चों हमारा कौन सा आता है, यहाँ पर एच cos थीटा आता है। और बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा थीटा से दूर भुजा होती है पी ओ, जिसको हम लंब वाली भुजा कहते हैं, इधर की तरफ बच्चों जो हमारा घटक आता है वो कौन सा आएगा, यहाँ पर पी ओ, यहाँ पे हमारा एच साइन थीटा आता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर हमारा कर्ण में भुजा होती है, वही बच्चों हमारी क्या होती है, साइन थीटा और cos थीटा से आपस में गुणा हो जाती है। बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर कर्ण है, कर्ण को बच्चों ने क्या मान रखा है, एच मान रखा है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इधर की तरफ घटक आ रहा है बच्चों हमारा कौन सा आएगा, cos थीटा आएगा। और cos थीटा बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एच से गुणा कर रहे हैं। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा पी ओ है, मीन्स लंब की तरफ जो बच्चों हमारे यहाँ से घटक आ रहा है, बच्चों हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, एच साइन थीटा आ रहा है। तो बच्चों इधर की तरफ जब भी हमारा घटक आएगा वो कौन आएगा, यहाँ पर साइन थीटा आएगा। जो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होगा, कर्ण में होगा, उसी से हम यहाँ पर आपस में गुणा कर देंगे। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, इधर की तरफ जो भी हमारा घटक आएगा हमेशा कौन सा आएगा, cos थीटा आएगा। तो cos थीटा बच्चों हम क्या करेंगे, एच से गुणा कर देंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा क्या होता है, कर्ण में होता है, उसी का बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos थीटा और साइन थीटा में आपस में गुणा कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम समझेंगे कि इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में बच्चों इसे हम कहते हैं क्षैतिज घटक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, जो बच्चों यहाँ पर हमारा cos थीटा होता है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक, इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट, कंपोनेंट मीन्स होता है बच्चों यहाँ पर घटक। इसी प्रकार से बच्चों हम इसको यहाँ पर कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ से हम लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको बच्चों हिंदी में हम बोलते हैं लंबवत घटक, या बच्चों इसको आप यहाँ पर बोल सकते हो ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे लंबवत घटक। तो ये बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा
कि जो हमारे यहाँ पे लंबवत में घटक आता है बच्चों कौन सा आएगा यहाँ पर एच साइन थीटा आएगा, और जो बच्चों यहाँ पे हमारा क्षैतिज स्तर की तरफ घटक आएगा बच्चों हमारा कौन सा आएगा पर एच कॉस थीटा आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर E1 विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर घटक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारा इधर की तरफ कौन सा घटक आएगा लंबवत की तरफ, और इधर की तरफ बच्चों हमारा कौन सा घटक आएगा वो चीज़ यहाँ पर हम पता करने वाले हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर भैया हम किसी का घटक कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्या होता है एच कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर बच्चों जो हमारा होता है एच साइन थीटा। बच्चों ये हमेशा क्या होते हैं दोनों आपस में घटक एक दूसरे के 90 अंश पर होते हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर की तरफ जो हमारा घटक आया हुआ है बच्चों कौन सा है पर एच साइन थीटा है, और यहाँ पर जो बच्चों हमारा इधर की तरफ घटक आया हुआ है बच्चों हमारा कौन सा है एच यहाँ पर कॉस थीटा है। और दोनों घटक ये जो बच्चों हमारा यहाँ पर है एच कॉस थीटा और यहाँ पर जो बच्चों हमारा क्या है एच साइन थीटा है, इन दोनों घटकों के बीच में बच्चों जो हमारे यहाँ पर कोण होता है कितना होता है 90 अंश का होता है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बच्चों हमारा एच साइन थीटा होता है ये बच्चों हमारा ऊपर की तरफ भी हो सकता है, या बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा इस तरीके से नीचे की तरफ हो जाएगा। और अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर हमारा एच कॉस थीटा तो बच्चों ये हमारा इधर की साइड भी हो सकता है, या बच्चों हमें क्या मिलेगा इधर की साइड हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बच्चों हमारी रेखा क्या है इधर से इधर की तरफ है तब पर भी उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर क्षैतिज घटक कहेंगे, और बच्चों अगर हमारी रेखा क्या है इधर से इधर की तरफ है तब पर भी हमारा क्या होगा क्षैतिज घटक होगा, और वहां पर जो हमारा घटक आएगा वो एच कॉस थीटा आएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप समझेंगे कि अगर हमारे यहाँ पर ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ बच्चों हमारा जो घटक आएगा वो यहाँ पर एच साइन थीटा आएगा, और नीचे की तरफ जो बच्चों हमारा घटक आएगा वो भी क्या आएगा एच साइन थीटा आएगा। तो बच्चों ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बच्चों जब नीचे की तरफ होगा और ऊपर की तरफ होगा तो बच्चों ये आपस में क्या होंगे आपस में बच्चों ये हमारे दिशा में विपरीत होंगे। मीन्स बच्चों ऊपर वाला प्लस में होगा नीचे वाला माइनस में होगा, और इधर वाला बच्चों हमारे कैसे होगा यहाँ पर प्लस में होगा इधर वाला कैसे होगा माइनस में होगा। ये चीज बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि भैया E1 विद्युत क्षेत्र का हम घटक किस तरीके से करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हमने क्या किया है एच साइन थीटा निकाला एच कॉस थीटा निकाला, वैसे बच्चों हम क्या करेंगे अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं एच की जगह पर बच्चों क्या मान लेंगे E1 मान लेंगे। मीन्स बच्चों यहाँ पर हमने मान लिया कि एच की जगह हमारा कितना हो गया E1 हो गया, तो जहाँ जहाँ बच्चों हमारा क्या है एच है उसको हटा करके हम क्या करेंगे E1 रख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों को क्या मिल जाएगा क्षैतिज स्तर की तरफ घटक मिलेगा जो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा E1 यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा, और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा E1 यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो बच्चों ये जो हमारा घटक होगा ये किधर की तरफ आएगा लंबवत घटक आएगा, बच्चों हमारा जाएगा यहाँ पे लंबवत घटक। और ये बच्चों जो हमारा घटक आएगा वो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा इसको बोलेंगे बच्चों हम क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो हमारा यहाँ पर E1 है इसको बच्चों हम क्या कर रहे हैं आपस में घटक में तोड़ रहे हैं। तो बच्चों आपको समझना है कि E1 को हम क्या मान लेंगे कर्ण मान लेंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो हमारा कर्ण होता है जिसका हम घटक करते हैं वही बच्चों हमारा क्या होता है यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा से आपस में क्या होता है विभाजित होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर समझेंगे इसका घटक हम कैसे करेंगे। बच्चों आपको यहाँ पर ये जानकारी हो गई कि जो हमारा यहाँ पर एक घटक आता है बच्चों हमारे किधर आएगा क्षैतिज की तरफ आएगा, दूसरा जो बच्चों हमारा घटक आएगा वो किधर की ओर आएगा लंबवत में आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे इस E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम आपस में घटक करेंगे। तो बच्चों एक घटक हमारा किधर की ओर आएगा इधर की साइड में आएगा, तो इसको बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से रेड मार्कर से दिखाएंगे, और बच्चों एक जो हमारा घटक आएगा वो नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा। अब बच्चों आप देख रहे हैं जो हमारा इधर की तरफ घटक आ रहा है और जो इधर की तरफ घटक आ रहा है इन दोनों घटकों के बीच में जो बच्चों यहाँ से हमारा कोण है वो कितना है 90 अंश का है। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर समझ आएगा कि भैया जो हमारा ये यहाँ पर घटक होगा एक घटक इधर आएगा एक घटक इधर आएगा। अब बच्चों यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पर कोण है यहाँ पर बच्चों कोण नहीं है, तो ये कोण बच्चों हम किस तरीके से यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आप जानते हो कि अगर हमारी क्या है एक रेखा इस तरीके से यहाँ पर है और दूसरी रेखा बच्चों हमारी यहाँ पर क्या है इस तरीके से। तो बच्चों आप देख रहे हैं जब हम क्या करते हैं बिंदु O से A की तरफ चलते हैं तो बच्चों ये वाली भी रेखा हमारी इधर की तरफ है, और जब बच्चों हम क्या करते हैं P से इधर की तरफ चलते हैं तो ये भी बच्चों हमारी रेखा क्या है इधर की तरफ है। तो बच्चों इन दोनों रेखाओं को आपस में क्या करें जो हमारी AP वाली रेखा है प्रच्छेद कर रही है। तो बच्चों AP वाली रेखा हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर जा रही है। तो बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं अगर ये वाला कोण हमारे यहाँ पर कितना होगा थीटा होगा, तो ये भी बच्चों हमारा कोण कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। बच्चों आप जानते हो कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं और एक तिरछी रेखा उनको प्रच्छेद करती है तो बच्चों उनके अंदर का जो हमारा कोण होता है ये वाला कोण बच्चों क्या होता है इस कोण के बराबर होता है। इसको बच्चों हम बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। तो बच्चों आपको समझ आएगा कि भैया अगर ये कोण हमारा क्या है थीटा है तो ये भी कोण बच्चों हमारा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पर जानते हो कि थीटा के पास में जो हमारा घटक आता है वो बच्चों हमारा कौन सा आता है यहाँ पर एच कॉस थीटा आता है। अगर यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे एच की जगह पर घटक किसका कर रहे हैं E1 का कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे हमारे क्या जाएगा E1 कॉस थीटा हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखना है कि थीटा के साथ में या थीटा के पास जो भी हमारा घटक आएगा बच्चों कौन सा आएगा कॉस थीटा आएगा, और थीटा से दूर जो बच्चों हमारे यहाँ पर दूसरा घटक होता है जिसको बच्चों हम यहाँ पे दिखाएंगे नीचे की तरफ वो बच्चों हमारा यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि E1 का अगर हम घटक कर रहे हैं तो बच्चों इधर की तरफ जो हमारा यहाँ पर घटक आ रहा है वो कौन सा आएगा यहाँ पर बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा E1 cos थीटा, क्योंकि बच्चों थीटा के पास होता है और थीटा से दूर बच्चों हमारा कौन सा ये वाला है। तो इधर की तरफ बच्चों जो हमारा घटक आएगा वो कौन सा आएगा यहाँ पर E1 यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा।
तो बच्चों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक करेंगे। तो आपको बच्चों पता है अगर ये वाला कोण हमारा कितना है, थीटा है, तो ये वाला भी यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आप जान रहे हो जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और E2, ये बच्चों हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा क्षैतिज घटक है इन दोनों को आपस में बराबर कोण में विभाजित कर रहा है। तो बच्चों अगर ये हमारा क्या होगा, थीटा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब बच्चों आपको समझना है अगर हम क्या कर रहे हैं, E2 का घटक कर रहे हैं, तो बच्चों ये हमारा दो घटक में टूटेगा। जैसे बच्चों यहाँ पे हमारा E1 और टूटा है, E1 cos थीटा, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हमारा टूटा है E1 यहाँ पर sin थीटा। तो बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, जो क्षैतिज की तरफ आएगा, मीन्स जो बच्चों हमारा थीटा के पास हमारा घटक आएगा, कौन सा आएगा यहाँ पर, E2 cos थीटा आएगा। और इधर की तरफ बच्चों जो हमारा घटक आएगा, यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे, तो बच्चों इधर हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पर E2 sin थीटा आ जाएगा। बच्चों ये चीजें आपको यहाँ पर समझ आएंगी। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा E2 cos थीटा है और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है, E1 cos थीटा है, ये दोनों बच्चों हमारी क्या है, सेम दिशा में है। तो बच्चों इस दिशा को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके दिखाते हैं कि भैया दोनों जो हमारे घटक हैं यहाँ पर E1 cos थीटा और यहाँ पर हमारा क्या है, E2 cos थीटा है, इन दोनों की दिशाओं बच्चों हमारी किधर की ओर है, इधर की ओर है। तो इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, ई नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और इन दोनों घटकों का बच्चों हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पर बल क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आएगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं, जो हमारा यहाँ पर E1 sin थीटा है और यहाँ पर जो बच्चों हमारा आया है E2 sin थीटा, बच्चों ये हमारे दोनों घटक क्या है, आपस में दिशा में विपरीत हैं। इसीलिए बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर E1 sin थीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बच्चों यहाँ पे हमारा घटक बचेगा वो E1 यहाँ पर cos थीटा बचेगा और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा बचेगा। तो इन दोनों को बच्चों हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद बच्चों को क्या होगा, पी पॉइंट पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ तक हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट था, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों घटकों को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं ई नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे पी पॉइंट पर, तो यहाँ से लिखेंगे ई पी बराबर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से E1 cos थीटा प्लस बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ से E2 cos थीटा आ जाएगा। बच्चों हम यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करके पी पॉइंट पर बाय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज का कंसेप्ट आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगा और बच्चों ये घटक वाला भी केस आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों अब हम यहाँ पर अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे भैया हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किस तरीके से निश्चित स्थिति पर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो हम इसी पर करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।